अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सना। आज फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमने हर वीक कोशिश की है कि हम नए नए टॉपिक्स लेकर आए, नई नई चीज़ों के बारे में आपसे बात करें। ज़्यादातर जो अभी तक हमने बात करी है वो की एलोपैथिक मेडिसिन की, कि हम किस डिजीज़ में कौन सी दवाई दे सकते हैं, किस डिजीज़ की क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसमें क्या कंडीशन हो सकती हैं और इसको किस तरह बेहतर किया जाए। हमने सोचा क्यों ना आज हम होम्योपैथी पे बात करें, क्योंकि होम्योपैथिक एक ऐसा इतनी बड़ी फील्ड है कि दुनिया भर में इसकी प्रैक्टिस भी की जा रही है। बहुत सारे मिथ भी हैं, लोग इसको मना भी करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर मतलब ना रिलाई किया जाए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन पे होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। बस थोड़ी सी हमारी माइंड क्लेरिफिकेशन होने की थोड़ी ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में हमने आज दावत दी है डॉक्टर फरिया नाज को, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर ठीक साहब, हूँ। आप? मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, ये कब दरियाफ्त हुई? होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली जो है वो डॉक्टर हैनेमन ने की थी और ये हुई हैं 1796 में। और डॉक्टर हैनेमन जो थे वो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर थे। अच्छा। जी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका तरीका इलाज और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उन्हें महसूस हुआ। पहले उस टाइम पे ना जॉक से इलाज होता था, ब्लड को जी जो है वो जी जी जी। निकालते थे और वो बहुत पेनफुल होता था। हम्म। कहते हैं कि पहले जो है ना वो इलाज से मतलब जो बीमारी थी उससे तकलीफ जो है ना वो इलाज होता था। और उसके बिल्कुल। बाद वो उन्होंने किया, प्रैक्टिस की उन्होंने। और जो पहली हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो बनी है, वो सिंकोना बार के, जो कि मलेरिया में इस्तेमाल होती है। उस अच्छा। टाइम जो है वो मलेरिया की वबा फैली हुई थी। तो हम्म। उन्होंने जब देना शुरू किया, और हैनेमन, हाँ। डॉक्टर हैनेमन जो थे उन्होंने खुद अपने ऊपर वो मेडिसिन ट्राई की कि वो जो है वो पहले उसका अर्क पिया, उसके बाद उसको डाइल्यूट कर करके खुद उन्होंने देखा। और जब वो मतलब उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन जो है वो अपने ऊपर खुद ट्राई की हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि ये ह्यूमन टेस्टेड है, मतलब कि एक अच्छा। हेल्दी ह्यूमन पे जो है वो हमारी मेडिसिन टेस्ट हुई हुई है, टेस्ट ऐसा हुई। नहीं है कि किसी और पर हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए मरीज आपके पास आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, और वो बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रीट हो जाती हैं? बेसिकली तो मैं जो है वो वुमेन्स को देखती हूँ, तो उसमें जो है वो पीसीओसीस के पेशेंट होते हैं, इनफर्टिलिटी पे भी आते हैं। वुमेन पाइल्स का बहुत वो है इलाज है, जो हम बिना सर्जरी के जो है वो पाइल्स को ठीक करते हैं। हम्म। इसके अलावा ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, हार्मोन्स अच्छा। का जो मसला होता है उसमें आप स्कैंटी पीरियड्स हो रहे होते हैं। हम्म। ये ब्रेस्ट में नोट्स वगैरह भी हो जाती हैं अक्सर अच्छा। पेशेंट की। और ज़रूरी नहीं है कि जो है वो हर नोट कैंसरस हो, नॉन कैंसरस होती हैं और वो ट्रीट हो जाती हैं। इसके अलावा जो है वो चाइल्ड को आप देखें तो उसमें टीथिंग प्रॉब्लम है, या फिर जो है वो उनकी ग्रोथ का मसला है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम कर रहे होते हैं। सोरियासिस जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ है ना बेसिकली, उसका और उसमें तरीका इलाज में इलाज नहीं है, लेकिन सोरियासिस जो है वो होम्योपैथिक में ट्रीटेबल है बिल्कुल। अच्छा। और हम्म। आर्थराइटिस है, उसको जो हम्म। है वो हम ट्रीट करते हैं, जबकि और किसी तरीका इलाज में जो है वो ये इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अब होम्योपैथिक मेडिसिन की आप बात कर रही हैं, लोग आते भी हैं आपके पास, लेते भी हैं। जाहिर सी बात है, जैसे नॉर्मली अगर मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन की बात, एलोपैथिक मेडिसिन कहने का मकसद ये है कि जो वो दवाइयाँ हमें फार्मेसी में मिलती हैं, हमने कहा जरा जी, जी। इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो नॉर्मली हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयाँ लिखवाते हैं और हमें फार्मेसी में मिल जाती हैं, आपकी दवाइयाँ नॉर्मली फार्मेसी पे नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये आप मुझे बताइए साइड इफेक्ट्स क्या हैं इन दवाइयों के? बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन के ना ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई भी अच्छा। साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम्म। आप कोई और मेडिसिन लें, तो उसका कहीं न कहीं पे जो है वो कहीं न कहीं वो नुकसान ज़रूर करती है। लेकिन होम्योपैथिक बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि ये नेचुरल है। हम्म। नेचुरल चीज़ों से जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट किया है हमने। और मतलब इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर बनी है। और जहाँ आपने बात की कि स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होती, तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स के ना अलग से बहुत स्टोर्स हैं। अच्छा। इनके कराची में स्पेशलाइज्ड भी हैं। स्टोर्स जी, होते जी, हैं? बिल्कुल। तो आपको वहाँ पर बिल्कुल बआसानी हर जो है वो मेडिसिन जो है वो दस्तयाब होगी। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे कि कहा जाता है और बहुत सारे डॉक्टर्स कहते भी हैं, मेरा इस बात पे थोड़ा बिलीव नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा मैंने सुना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन में आजकल के टाइम पे स्टेरॉइड्स ऐड किए जाते हैं, और स्टेरॉइड्स वो दवाई होती है जो दी जाती है और उसका फौरन इफेक्ट आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसका साइड इफेक्ट है। तो क्या ऐसा है कि इसमें स्टेरॉइड ऐड किया जाता है इफेक्ट बढ़ाने के लिए? अगर आप हमारी बुक पढ़ें ना, जिसमें मेडिसिन्स जो है हमारी मटेरिया मेडिका है या फार्माकोपिया, जो मेडिसिन्स की बुक है हमारी, उसमें स्टेरॉइड का वर्ड ही यूज़ नहीं है। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल कोई जो है वो स्टेरॉइड हम यूज़ नहीं करते, बिल्कुल नेचुरल है ये। और साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है इसका। जब स्टेरॉइड नहीं है तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप ये देखें कि जो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है वो आपने कहा कि उस पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ पे काम कर रही है ये। और उसके अलावा जो है अगर आप क्रॉनिक पेशेंट्स को देखें,
जो क्रॉनिक डिजीजेस के साथ आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, उससे एक्यूट कंडीशन में भी काम करती है, क्रॉनिक में भी काम करती है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ये देखें कि इसको पेशेंट जो है ना वो कभी भी इसका एडिक्टेड नहीं होता। अच्छा। अगर आप ये देखें कि लोग जो है वो रात को सोने की नींद की टैबलेट्स लेते हैं तो उसकी एडिक्शन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, अब हमारे उसमें जो लेकिन है लोग तो इतनी जमाने तक ले रहे होते हैं, कभी एक दफा मेडिसिन लेंगे, मैंने देखा है नॉर्मली लोग जो है ना जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिक की, वो 5-5 6 6 साल तक दवाइयां कंटिन्यू ले रहे होते हैं। देखिए वो डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता, हमने तो खैर 5-6 साल तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी है, लेकिन अब वो पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसकी जो है वो बीमारी कितनी पुरानी है या उसको किस तरह से ट्रीट करना है। बाज की जो है ना मुख्तलिफ चीजें साथ चल रही होती हैं, तो डॉक्टर्स उसके जरिए ही उसका इलाज कर रहे होते हैं। तो अगर वो बिल्कुल कोई बचपन की बीमारी है आपकी और आपने 20 साल के बाद उसका इलाज शुरू किया है, तो जाहिर है 20 साल तक जो उसको प्रॉब्लम हुई होगी उसको ट्रीट करने में भी टाइम लगेगा। तो एक ये कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है ना कि होम्योपैथिक स्लो एक्टिंग है, स्लो अफेक्ट करती है, ऐसा नहीं है। हम तो मतलब उस पे कि आपके जो ना उस पे काम करते हैं, न्यूरॉन्स पे काम करते थे, बिल्कुल जो है ना ब्रेन में मैसेज भेजता है। तो आप ये देखें कितना फास्ट होता है। एलोपैथिक मेडिसिन में भी ये होता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा होता है पेशेंट को, तो वो जबान के नीचे फौरन रखते हैं, फौरन मेडिसिन रखते हैं, तो वो फौरन फायदा करते हैं। तो हमारी मेडिसिन तो वैसे ही आपके सारी पास जो है कोई वो ऐसी उस पे काम दवाई वैसे है कि हम हार्ट अटैक या डायबिटिक पेशेंट्स या ब्लड प्रेशर की पेशेंट्स को हम दे सकें? देखिए हर तरीका इलाज की जो है ना एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, तो हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं जिसको जो है वो हम क्रॉस नहीं करते और लिमिट्स में रहते हुए जो है वो करते हैं। और डायबिटीज जो है वो एक मतलब ऐसी है कि उसको आप रिवर्सबल है ना, कि आप उसको अगर आप डाइट से कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करेंगे, वो मेडिसिन से भी वो कंट्रोल हो रही होती है, बेसिकली ट्रीट नहीं हो रही होती। अगर आप एलोपैथिक में भी देखें तो उसको ट्रीट नहीं किया जाता। देखिए बात मैं हर शो में बताती हूँ, वैसे भी मरीजों को बता रही होती हूँ कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज जब एक दफा हो गई है तो अब वो कभी खत्म नहीं होगी। वो सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। लोग यूजुअली देखा है मैंने कि हकीमों के पास भी जाते हैं, रियली सॉरी, कुछ हकीम बहुत अच्छे हैं बाय द वे, मैं आपको बताऊं, लेकिन कुछ ऐसे अत्ताई हकीम भी होते हैं, कोई अत्ताई डॉक्टर्स भी होते हैं जो ये दावा करते हैं कि जी हम डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देंगे, हम हाइपरटेंशन को जड़ से खत्म कर देंगे। तो मैं हर दफा ये बात बोलती हूँ, मरीजों को बता रही होती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो डायबिटीज को जड़ से खत्म कर दे। वंस डायबिटीज हो गई, अब वो हो गई है, अब आप दवाइयां लेनी है सारी जिंदगी। HbA1c अगर हमारा बहुत ज्यादा हाई आता है 10th के बाद आता है तो फिर तो हम जाहिर उसको वो करते हैं कि आप उसको एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करें। लेकिन अगर उससे कम है तो फिर जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन है हमारे पास ऐसी जिससे आप जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशंस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 150 से अगर हमारा डायबिटिक पेशेंट जो है वो क्रॉस करता है तो फिर उसको हम खुद भी रेफर करते हैं, क्योंकि आप प्रेफर कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो 150 तक तो जो है वो हमारी मेडिसिन से कवर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ मरीजों को देखा है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन खाना शुरू करते हैं तो सारी जिंदगी खा रहे होते हैं, वो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट होते हैं कि उनको लगता है कि नजला होगा तो भी खानी है, जुकाम होगा तब भी खानी है, हर बीमारी में उनके पास एक ही चीज होती है कि वो बस फौरन होम्योपैथिक मेडिसिन। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि कैंसर है हो गया है और कैंसर डायग्नोज भी हो गया है और वो मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करते कैंसर की। वैसे तो मुझे लगता है कैंसर की अभी तक कोई ऐसी ऑथेंटिक मेडिकेशन अभी तक आई नहीं है कि जो प्रॉपर्ली कैंसर को क्योर करे, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ा देती है, लाइफस्टाइल आपका थोड़े मॉडिफाइड हो जाता है। तो कैंसर में भी वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं और वो कन्वेंस ही नहीं होते कि वो दवाइयों पर आ जाए, वो कहते हैं नहीं हम यही खाएंगे। असल में पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो पेशेंट आया है वो किस तरह का है, किस नेचर का है, कि वो किस तरीके इलाज पे जो है वो डिपेंड करता है। कुछ कहते हैं कि होम्योपैथिक से नहीं हो रहा, कुछ कहते हैं एलोपैथिक से नहीं हो रहा। तो जो भी तरीका इलाज है ना वो सही है, बस आपने उसको सही टाइम पर इस्तेमाल करना है। बीमारी जो है वो अगर आप सही टाइम पर उसको डायग्नोज कर देंगे और सही टाइम पर आप उसका इलाज शुरू कर देंगे तो आप जो है वो सेहतमंद जिंदगी की तरफ फिर से जो है वो हो जाते हैं, सेहतमंद जिंदगी आप गुजार सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहेंगे कि खुद से जो गूगलोपैथी आजकल चल रही है, लोग खुद जो है वो इलाज करते हैं, बिल्कुल तो खुद ही ये जो मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लोग खुद भी ले रहे होते हैं, खुद से लेते हैं। जबकि मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है जो आप खुद से ले ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ एलोपैथिक में है कि सिलेक्टिव होती हैं और फिर वो लोग जो है वो यूज कर रहे हैं आराम से। लेकिन होम्योपैथिक में हर एक पेशेंट को इंडिविजुअल जो है वो हम ट्रीट करते हैं, कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी को फीवर हुआ है, मुझे फीवर हुआ है और आपको फीवर हुआ है तो सेम मेडिसिन हमारी नहीं होंगी, बिल्कुल चेंज होंगे, क्योंकि आपके सिम्टम्स जो होंगे उसको देखकर इलाज करेंगे, जो मेरे सिम्टम्स होंगे मैं उसको देखकर जो है वो मेडिसिन लूंगी। अगर आप हमारी होम्योपैथी की बुक में देखें तो हर मेडिसिन की जो है ना वो मतलब जो माइंड सिम्टम्स भी देखेंगे हम, और बाकी जो सिम्टम्स हैं कि मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इसका मेंटल सिस्टम पे हम बहुत वर्क करते हैं।
तो ये जो है वो हमें देखना होता है और हम उसके मुताबिक जो है वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अच्छा, मुझे क्या बताइएगा कि यूजुअली मैंने देखा है कि कुछ मरीज ऐसे हैं जो नॉर्मली तो उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, ब्लड बिल्कुल। प्रेशर की, शुगर की, एलोपैथिक मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती हैं वो चली रही हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो उनको कोई और इशू हो गया, पेट में दर्द हो गया या कुछ बाल बिल्कुल। झड़ रहे हैं या कोई भी नेल्स का इशू है, हेयर का इशू है या स्किन का इशू है, तो उन्होंने साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट कर दी हैं। तो क्या इन दोनों दवाइयों का, क्योंकि वो सेम टाइम पे बॉडी में जा रही हैं, तो इन बिल्कुल। दोनों में कोई इंटरेक्शन होता है आपस में कि एक दूसरे को खराब करें, एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा दें या कम कर दें? नहीं, बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देती है आपकी बॉडी में। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, बेसिकली फॉरेन वर्क नहीं करती, मतलब कि आपको जो है ना फॉरेन गई है आपकी बॉडी में और एंटीबायोटिक की तरह काम कर रही है, नहीं। आपकी जो इम्यून सिस्टम है ना उसको बूस्ट करती है वो। इम्यून सिस्टम किस तरह बूस्ट करती है? अब वैसे ही हमने पढ़ा है इसको, पुलिस ऑफ द बॉडी है हमारी, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में भी दी हैं चीज़ें। हम्म। तो अब आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर किसी इलाके में जो है वो हमला होता है, आप उसको ड्रोन से वो करते हैं, तो ड्रोन उससे हमले से क्या होगा कि वहाँ के जो इनोसेंट पीपल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और जो टेररिस्ट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर आप मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी है कि जो वो इम्यून सिस्टम पे काम करती है, जो हमारी पुलिस है, तो वो इलाके की पुलिस अगर आएगी ना उनको, तो उनको पता होगा कि ये टेररिस्ट हैं और ये जो है वो हैं। तो इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन जानती है कि गुड बैक्टीरिया कौन से हैं और बैड बैक्टीरिया कौन से हैं, कि हमें किसको खत्म करना है। तो इस तरह से जैसे इलाके की पुलिस टेररिस्ट को जानती है और लोगों को भी जानती है, तो वो खत्म कर देगी उनको। और तो इस तरह से बिल्कुल ये सेफ है कि आपको ये मसला नहीं होगा कि कहाँ से आपने करना है, कोई इसका कोई लिंक नहीं है एक दूसरे से कि नुकसान पहुंचाएगी आपकी बॉडी को। वो आपकी बॉडी को जानती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो हमारी बॉडी को जानता है ना कि कोई भी अगर बाहर से आ रही है चीज़ तो हमें उसको कैसे वो करना है, तो वो उसके ऊपर काम करती है। यूजुअली मैंने देखा है कि पेशेंट जब आपके पास आता होगा तो आप ना उसको छोटी छोटी ग्लूकोज की गोलियां जो होती हैं उसमें कुछ सिरप डाल के और वो करके देते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो क्या उस पर कोई एक्सपायरी होती है कि हम इस टाइम से इस टाइम तक खा सकते हैं और उसके बाद वो एक्सपायर हो रही है? क्योंकि जो है वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट से होती है हमारी मेडिसिन, और आप कहें कि मदर टिंचर्स होती हैं कुछ इस तरह से हम देते हैं, और उसके बाद उसको जो है ना पोटेंसीज बनाते हैं हम। मुख्तलिफ पोटेंसीज हैं हमारी, हर मेडिसिन की ना मुख्तलिफ पोटेंसीज हैं। 30 है, करते हैं? हाँ 30 है, 200 है, जो हमारी जो फार्मा कंपनीज हैं वो बना रही हैं। तो उसमें वो मुख्तलिफ पोटेंसीज इस तरह बनाते हैं कि हमारी उस मेडिसिन में जो है ना मेडिसिन कम होती है उसकी क्वालिटी इंक्रीज करते हैं। कि अगर वो मदर टिंचर में से लेकर जब दूसरी पोटेंसी बनाते हैं तो उसमें जब डाइल्यूट करते हैं उसको, तो उसकी क्वांटिटी मतलब जो उसकी क्वालिटी होगी वो पहले वाले से ज़्यादा अच्छी होती है। और फिर इस तरह से पोटेंसीज बनती रहती हैं और उसकी क्वालिटी अच्छी होती रहती है। तो बेसिकली ये क्वालिटी पे काम करता है। अच्छा। और अच्छा, मुझे क्या बताइएगा कि यूजुअली मैंने देखा है ये जो व्हाइट व्हाइट सी गोल गोल सी मेडिसिन होती हैं जब आप लोग देते हैं, तो मैंने असल में बहुत दफ़ा मैंने ट्राई किया कि मैं लूँ, लेकिन मेरा ना लेने का जो रीज़न था वो ये था कि मैं पूरे दिन में 4 दफ़ा कैसे दवाई लूँगी, सही कि मैं सुबह भी लूँ, दोपहर भी लूँ, शाम भी। तो ऐसा क्यों है? बाहर थोड़ी थोड़ी देर में मेडिसिन, हम ये नहीं कर सकते कि हम एक टाइम ही दवाई ले लें या हम 2 दफ़ा दवाई ले लें? कभी कभी तो होता है कि 6-6 दफ़ा भी दवाई लें आप। वो बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है पेशेंट की। अगर आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वो आपको उसके मुताबिक डोज दे देंगे। एक होता है ना डोज का बहुत हिसाब रखा गया है हमारे यहाँ, पोटेंसीज का बहुत हिसाब होता है कि इसकी डोज इतनी देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी पेशेंट को, इससे ज्यादा नहीं ये नहीं देनी, तो उसके मुताबिक दे देते। तो आपका भी ऐसा होता है कि दवाई की एक टाइमिंग्स होती हैं कि इतने टाइम तक तो आप पेन रिलीफ करेंगे और इतने टाइम के बाद आपको फिर दोबारा मेडिसिन लें? आप हमारे जो है ना ये एक्यूट और क्रॉनिक के लिए हम अलग अलग पोटेंसीज इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई जैसे अचानक कोई चीज हो रही है तो आप उसको स्लो तो नहीं देंगे, जाहिर है फौरन वाला काम करेंगे आप, तो उसके लिए हम जो है वो दूसरी मेडिसिन देते हैं। जब उसको ट्रीट करना होता है, मतलब वो जब उस पर जा रहा होता है, तो हम उसकी पोटेंसीज चेंज करते हैं। तो फिर डॉक्टर जो है ना वो उसके मुताबिक प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन को देखकर कि कितनी देर में जो है वो इनको मेडिसिन जो है वो मतलब रिपीट करनी है दोबारा। तो अगर कोई वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है तो वो आप उसको सुबह ले लें और रात में ले लें, इस तरह से डोज जो है वो हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अब मैं थोड़ी सी डिजीजेस पे बात करूँगी। बिल्कुल। ठीक है, मुझे बताइएगा कि बच्चों में ज्यादातर मैंने देखा है कि दी जाती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, जो पेरेंट्स भी देते हैं उनको, कहते हैं इससे ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है या वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू देयर एज, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ एज हमारी बोन्स की भी एज होती है, कुछ हमारी बॉडी की एज होती है, तो अगर बोन्स की एज बॉडी की एज से कॉन्साइड नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में पेरेंट्स सबसे पहले लेके जाते हैं नॉर्मल डॉक्टर के पास। उसके पास तो कोई ऐसा जितना कोई वो होता नहीं है कि वो उसका सोल्यूशन निकाले।
सेकंड ये होता है कि लोग फौरन जाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो कोई ऐसी दवाई होती है जिससे हाइट इंक्रीज हो? बिल्कुल होती है, और पेशेंट्स की हुई भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो इंक्रीज हुई है। और ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे हम वर्क करते हैं इम्यून सिस्टम पे और बाकी ग्लैंड्स पर असर करती हैं, तो हमारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स को जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स स्टिमुलेट कर देती हैं। जब वो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं तो वो हेल्दी ग्रोथ हो जाती है। अब मुझे बताइएगा कि नॉर्मली मैंने देखा है कि ये दवाइयाँ जो है हेयर, नेल्स एंड स्किन के लिए यूज की जाती जी, जी। हैं, और एक्नी के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। कि बिल्कुल। अगर किसी को एक्नी है, मुझे याद है जब मैं भी कॉलेज में थी तो मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे मैं सुनती थी कि हम जो है ना वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि हमारे फेस पे एक्नी बहुत ज्यादा है, हमारे फेस पे ये बहुत मसला हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, चेहरे पे निशान है, फ्रेकल्स है, मिलाजमा है, तो उन पे क्या इफेक्ट है? और ऐसा है कि ऐसी कोई मेडिसिन है जो इनको कवर कर दे? बिल्कुल ऐसा है कि आप नेल्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, हेयर्स के लिए भी हैं, और स्किन के लिए तो बिल्कुल हैं। आपको मैंने बताया ना कि सोरियासिस वगैरह जैसी चीजें भी जो है वो ठीक हो जाती हैं हालांकि उससे। सोरियासिस एक्जिमा सही है, होना नामुमकिन है पॉसिबल और नहीं है। उसमें, लेकिन हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो सोरियासिस उनका खत्म हुआ है माशाल्लाह। कितना अर्सा लगता है खत्म होने में? अब ये डिपेंड करता है पेशेंट के कितनी पुरानी वो चीज़ लेकर आया है हमारे पास। कुछ होते हैं कि जो बहुत मतलब दबा देते हैं, स्टेरॉइड यूज़ कर करके उसको जो है वो दबा देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक हो गया टाइम ये, भी नहीं लेकिन लगता है फिर वो। उसके बाद जो है वो दोबारा 5-6 महीने बाद वो दोबारा अपीयर होना शुरू हो जाता है बॉडी पे, क्योंकि वो ठीक नहीं होता ना, वो तो सप्रेस्ड हुआ है। बेसिकली होम्योपैथिक जो है ना मेडिसिन, आप ये देखेंगे कि हम बीमारी को सप्रेस नहीं करते, बल्कि उसके रूट कॉज पे काम करते हैं। जब आप रूट कॉज पे काम करेंगे, उसको ठीक करेंगे, जब आपकी कॉज खत्म हो गई तो आपकी बीमारी खत्म हो गई। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना कि कोई ये एक कंप्लेन लेकर आया है, तो हम मतलब हमारी होम्योपैथिक में ये कॉन्सेप्ट है कि जो है ना ये जो मतलब एक बीमारी लेकर आया है ना, उसका पूरा जिस्म बीमार है, सिर्फ उसको एक बीमारी नहीं है। तो हम उसको जो मेडिसिन देते हैं तो उसके ओवरऑल सिम्टम्स जब लेते हैं तो उसकी हर्बल तमाम मेडिसिन की चीजें जो है तरह। वो ठीक होती हैं। हर्बल मेडिसिन यार, हर्बल हर्बल मेडिसिन हर्बल आपके मेडिसिन में मैंने यूजुअली डॉक्टर साहब देखा है कि आप किसी हर्बलिस्ट के पास जाएं, बहुत अच्छे अच्छे हर्बलिस्ट मेरे जानने वाले, मेरी मदर खुद हर्बलिस्ट है, बिल्कुल। तो वो कहते हैं पेट का इलाज होगा पहले। पहले तो आपका पेट खराब है, आपके पेट से हम स्टार्ट करेंगे, आपका स्टमक पहले सेट करेंगे, उसके बाद तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि पहले स्टमक का इलाज होगा। स्टमक का भी इलाज होता है, और हम मेंटल सिम्टम्स को बहुत देखते हैं होम्योपैथिक में ना। मेंटल सिम्टम्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। आप हमारे दवाइयों से किसी भी मेंटल सिम्टम को कैसे कवर करेंगे? उनकी साइकोलॉजिकल वो नहीं, काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, वो भी मतलब उससे इनकार नहीं है मुझे कि आप वो ना करवाएं। आप बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आप करें, लेकिन हमारी मेडिसिन से जो है वो बहुत फर्क पड़ता है। आप ये देखें जिनको इंसोमिया होता है, नींद नहीं आती, हाँ हाँ, उनको लेनी पड़ती एक्चुअली। है मेडिसिन, और वो एडिक्टेड होते हैं उसके, कि अगर वो नहीं बिल्कुल लेंगे तो नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास ऐसा है कि अगर आप कुछ चंद महीने उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप और प्रॉपर मैं बताऊं, वो। मैं बीइंग अ डेंटिस्ट बहुत ज्यादा इस चीज को सफर करती हूँ कि जो लोग इंसोम्निया की मेडिसिन ले रहे होते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं ना सर्जरी के लिए, बिल्कुल। डेंटल सर्जरी के लिए, तो वहां पे एनेस्थीसिया इफेक्टिव ही नहीं होता, और हमें पता ही नहीं होता। जब हम पूछते हैं उनसे तो पता चलता है कि वो भाई नींद की गोलियां ले जी। रहे हैं, अब इसकी वजह से उनको एनेस्थीसिया। तो आपका भी ऐसा है कि नहीं, हम आपकी बिल्कुल जो नहीं। ट्रीटमेंट दवाइयां जो हैं वो एनेस्थीसिया के साथ कुछ गड़बड़ कर नहीं, दें? कुछ भी नहीं करेंगी। मैंने आपको कहा ना कि कोई लिंक नहीं है हमारा। बॉडी को जो है वो बेसिकली हेल्दी कर रहा है, और जब आपकी बॉडी हेल्दी है तो हर चीज एक्सेप्ट करेगी वो, आपकी बॉडी। तो आप ये देखिए, ओवर थिंकिंग उससे बहुत कम हो जाती है। इंसोमिया के पेशेंट जो है वो ट्रीट हो जाते हैं। फिर ये ऑटिज्म में ADHD है, ये तमाम चीजें जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर हो सकती हैं, क्योंकि बिहेवियर ADHD सिम्टम्स भी भी? है। यस। तो हमने बच्चे आते हैं बहुत सारे, और मतलब माशाल्लाह वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये बच्चों में ही प्रॉब्लम होती है। अगर बिल्कुल। उसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए। बच्चों में इसलिए अब हो गई है क्योंकि आजकल के पेरेंट्स उसको डायग्नोज कर लेते हैं, बिल्कुल। वरना हमारे एज ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनडायग्नोस्ड, हाँ, ऑटिस्टिक है लेकिन साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम्स हैं उनको, बिल्कुल। लेकिन अनडायग्नोस्ड हैं। ये ना एक्सेप्ट करना भी होता है पहले, कि आप अपनी डिजीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको इतनी जल्दी जो है वो ट्रीट करवाएंगे। आप एक्सेप्ट ही नहीं करें तो फिर आप डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? तो ये जो पहले खुद से सर्च करके मेडिसिन लेने वाला है, ये भी खत्म करना होगा, ताकि जो है वो आप डॉक्टर्स के पास आएं और प्रॉपर इलाज तो करवाएं। दोनों फायदे हैं उन Exactly. लोगों को जो अवेयर होना चाहते हैं, हम्म। लेकिन कुछ मिस अवेयरनेस भी हो रही है। आप ये देखें, हमारे अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो उस जमाने में इतनी नॉलेज नहीं थी पेरेंट्स को, बिल्कुल तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती थी कि वो रह जाती थी बॉडी के अंदर और वो ट्रीट नहीं होती थी। ऐसे ही है। लेकिन आजकल बच्चों को बहुत जल्दी पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिल्कुल आपने है। नोट किया होगा, ऐसा है? किसी भी चीज का अगर आप पॉजिटिव यूज करेंगे तो आप जाहिर है उसको जो है वो उसकी बेनिफिट्स को ज्यादा जो है वो आपको मिलेंगे, और अगर आप किसी चीज को जो है वो नेगेटिव यूज करेंगे तो जाहिर है वो नेगेटिविटी हर चीज में जो है वो आ जाती है। तो
अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे कि नॉर्मली हमारी जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती हैं उसमें विटामिन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए बॉडी के लिए फायदेमंद भी हैं। विटामिन बिल्कुल। फ्रूट से मिल जाते हैं, हमें दवाइयों से मिल जाते हैं, तो क्या आपकी मेडिसिन में ऐसे विटामिन हैं कि हमें मुझे विटामिन ए लेना है तो मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं दवाई ना लूँ, सही है, और मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन ले लूँ विटामिन ए अपना कवर करने के लिए, तो ऐसा होता है? आयरन, विटामिन ए? बिल्कुल है हमारे पास, जो मिनरल्स हैं हमारे हमारे 12 सॉल्ट्स भी हैं उसमें, सारी चीज़ों में आप कैल्शियम को कवर कर सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, आप जितने भी हैं हमारे पास अवेलेबल हैं और आप उससे ठीक हो सकते हैं। चलिए हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, और इंशाल्लाह अब हम जो है ब्रेक के बाद हम मजीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, आपसे और सवालात करेंगे। तो नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम दोबारा से इसी टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हम बात करें तो होम्योपैथिक विटामिन्स के लिए, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आपके पास भी ऐसी विटामिन्स हैं कि हम ले सकते हैं, अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन ना लेना चाहें तो होम्योपैथिक मेडिसिन से विटामिन्स ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि विटामिन्स की बात हो रही है, बच्चों की ग्रोथ की बात हो रही है, तो डेंटिस्ट्री के हवाले से मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी कि यूजुअली एज एन डेंटिस्ट मैंने नॉर्मली देखा है, बहुत सारे डेंटिस्ट देते भी हैं, आपकी एक डेंटल ड्रॉप्स होते हैं जो कि बच्चों को दिए जाते हैं जब उनके दांत आ रहे होते हैं और बहुत ज्यादा जो है ना स्लाइवेशन यानी राल बैरी होती है, बच्चे बहुत ज्यादा जो है ना इरिटेशन कर रहे होते हैं, कोई भी चीज मुंह में लेंगे उससे अपने गम्स को जो है ना वो इरिटेट करेंगे ताकि उनको थोड़ा सुकून मिले, तो वहां हम एक मेडिसिन देते हैं, आप ही की मेडिसिन है, और आज तक मेरे ख्याल से हमारी फील्ड में ऐसी कोई मेडिसिन निकली नहीं है, तो हम भी बड़े डिपेंडेंट हैं वैसे बाय द वे। तो जो है वो हम देते हैं ताकि बच्चों को वो इजीनेस फील हो, टीथ प्रॉपर टाइम पे आ जाए। तो उसका क्या इंटरेक्शन है दांत आने में? दांत आने में जो बेसिकली जो आपके देखें एलोपैथिक स्टोर्स पे भी आपको अवेलेबल होता है बायो 21 के नाम से। जी बिल्कुल, वो टैबलेट्स होती हैं और कुछ दिनों बाद तो डेंटिस्ट के पास भी अवेलेबल होगी है। जी। तो और असल में ये वर्क बहुत करती हैं। अगर आप देखें कि छोटे बच्चे को अगर आप 6 मंथ से या 5 मंथ से देना शुरू करते हैं वो टैबलेट्स, तो वो इजी करती है, बच्चों की डेंटिशन पीरियड पूरा जो है ना वो स्मूथली हैंडल हो जाता है। और बाकी अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, जैसे मेरा खुद का बेटा जब हुआ तो मैंने अपने बच्चे पर भी किया, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मुझे एक्सपेरिमेंट कर दिया ये डेफिनेटली वर्क करेगा, तो मैंने किया ये काम और 5 मंथ से मैंने उनको जो है वो देना शुरू की और माशाल्लाह स्मूथली जो है वो उनके दांत निकले। और जब उनकी फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट की तो उनके जो है वो ऊपर वाले और नीचे वाले दांत थे। और माशाल्लाह के कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि बहुत ज्यादा मोशन हो, कि डायरिया हो जाता है, डायरिया आते हैं कि वॉमिटिंग बहुत हो रही है और जो है वो मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो गई। बेसिकली जितनी इरिटेशन होती है ना आपके गम्स में, इतना बच्चा जो है वो हर चीज लेके मुंह में डालेगा। ये जो है ना क्रॉलिंग पीरियड भी होता है, क्रॉलिंग पीरियड में ये होता है कि बच्चा जो है वो फर्श पर है, कहीं पर भी है तो उसका हाथ जा रहा है और वो फौरन जो है वो उसको लेकर मुंह में लेता है, तो वो जर्म्स भी जाते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा बच्चों को जो है वो अनहाइजीन कंडीशन की वजह से डायरिया वगैरह हो जाता है। तो ये सिर्फ टीथिंग के ऊपर नहीं है कि उस पे हो रहा है, लेकिन वो क्रॉलिंग की वजह से भी हो रहा है कि बेसिकली होता ही बेसिकली होता ही क्रॉलिंग की वजह से है। और टॉयज के साथ खेलना और मुंह में उंगलियां लेना और हाथ मुंह में लेना, असल पैर के अंगूठे भी मुंह में बच्चे ले लेते हैं, ऐसे ही है। और वो इरिटेशन इतनी ज्यादा गम्स में हो रही होती है कि वो उनके हाथ में जो आ रहा होता है वो मुंह में जाता है। कभी जो है वो ब्लैंकेट को या सॉफ्ट चीजें जो होती है ना उनको वो लेकर तो उनको अच्छा लग रहा होता है, तो वो जब बच्चे को अच्छा लगेगा तो उसको नहीं पता। मैंने देखा है टीथिंग मेडिसिन देने के बाद थोड़ी इरिटेशन जो है बच्चा सुकून से सो जाता है और तंग नहीं करता, और लेकिन मुझे इसकी साइंस कभी समझ नहीं आई। गम्स होते हैं उनको भी सॉफ्ट करता है, बेसिकली उसमें जो मिनरल्स है ना वो ओवरऑल काम करती हैं कि बच्चे को मोशन नहीं होने देती, वॉमिटिंग पे भी काम करती है और उसके बाद टीथ जल्दी आते हैं, गम्स पे काम करती है वो। तो गम्स जब आप तो जाहिर है डेंटिस्ट हैं तो आपको पता होगा कि गम्स जब स्मूथ होते हैं तो इजीली जो है वो इजीली टीथ बाहर आ जाते हैं। और जब यही बच्चा, आप ये देखें कि जब दूध के दांत निकल रहे हैं जी और आप उसको जब बड़े हो रहे हैं बच्चे और 6 to 7 ईयर्स में जब बच्चों के दोबारा दांत निकलना शुरू होते हैं, अगर आप उसमें भी देंगे ना ये तो ये उसमें भी इफेक्टिव होगा। यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी कि यूजुअली हमने ये वाली मेडिसिन हमेशा जब भी दी है, और सारे डेंटिस्ट जब देते हैं जब बच्चों के दूध के दांत आ रहे होते हैं, लेकिन जब परमानेंट टीथ्स आते हैं तो परमानेंट टीथ्स में दवाई नहीं दी जाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो इरिटेशन तो परमानेंट टीथ में भी हो रही होती है, दूसरा कभी कभी ना परमानेंट टीथ के हर दांत के आने का एक पर्टिकुलर टाइम है। बिल्कुल, अगर वो उस टाइम पे ना आए तो दांत आगे पीछे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि हम क्योंकि इतना ध्यान नहीं देते हैं और बच्चों के फिर दांत आगे पीछे हो जाता है।
तो ऐसा है कि हम अगर उस ड्यूरेशन में भी ये दवाइयाँ दे दें? बिल्कुल, आप ये दे सकती हैं, क्योंकि इसमें जो है ना आपके जो मिनरल्स हैं और जो विटामिन्स में मौजूद हैं, उस पे ये वर्क होते हैं। बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ भी होती हैं। बच्चे उस उम्र पे मतलब अब इस पे बच्चे की फ़ोकस दूध के दाँत पे इसलिए करते हैं क्योंकि उस टाइम बच्चा बोल नहीं सकता। हम खुद वो कर रहे वो होते हैं सिर्फ कि रोता है। हाँ, और वो बस दूध पीता है उस वक़्त और कुछ हाँ। और खा नहीं रहा होता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो इस तरह से ध्यान इसलिए हट जाता है कि वो बच्चे को दर्द होता है तो वो बच्चा बोल रहा होता है कि मम्मा मुझे पेन हो रहा है, बाबा मुझे पेन हो रहा है। तो हुँ, फिर आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हुँ। आप 21 देंगे तो उसकी जो डेफिशिएंसीज़ है ना उसको कवर करेगा वो, और इज़िली जो है वो मतलब टाइम पर जो है वो आपके दाँत आ अच्छा, जाएँगे। मुझे एक बात और बताइएगा। मेरी एक बहुत सी पेशेंट थी, उनको जब भी हम एंटीबायोटिक्स देते थे तो वो एंटीबायोटिक्स नहीं लेती थी। हुँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया दांत में कोई, तो वो बिल्कुल। एंटीबायोटिक नहीं लेती थी। वो कहती थी कि मेरी ना होम्योपैथिक की एक दवाई है, मैं जब हुँ, वो खाऊंगी ना डॉक्टर साहब मेरा इन्फेक्शन बिल्कुल कवर हो जाएगा। और सरप्राइजिंगली उनका इन्फेक्शन कवर भी होता था। तो मैं उनसे अक्सर पूछती थी कि भाई मुझे ही बता दें ऐसी कौन सी दवाई है, मुझे भी बिल्कुल। नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिससे आपका इन्फेक्शन। हम एक्सरे भी करते थे, एक्सरे में इन्फेक्शन नजर आ रहा है। हुँ, 5 दिन बाद वो आई है, इन्फेक्शन ही खत्म हो गया। हम सोच रहे हैं भाई इन्फेक्शन गया कहाँ? ना कोई एंटीबायोटिक लिया। अब हमें उसकी साइंस और लॉजिक, क्योंकि मेरा ताल्लुक, क्योंकि आपको पता है ना एलोपैथिक मेडिसिन से है बिल्कुल। डेंटिस्ट्री में, तो हम वही प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे ना कोई समझ में नहीं आता था ये आखिर कौन सी ऐसा मैजिक है जिससे वो इन्फेक्शन कवर हो रहा है। तो आपकी कोई ऐसी मेडिसिन होती है कि डेंटल इन्फेक्शन भी कवर हो जाए? डेंटल इन्फेक्शन भी कवर हो जाए, बॉडी में कहीं पे भी आपके इन्फेक्शन हो रहा है, वो उसको कवर कर देते हैं। जैसे अब अल्सर अगर हमारे यहाँ उसमें हो जाता जी है अल्सर, तो बिल्कुल। अल्सर भी कवर हो जाता है, उसमें उसकी अच्छा। सारी चीज़ें मतलब वो भी ट्रीट हो जाता है। तो इस तरह, और आप देखें आपकी इस बात से भी प्रूव हो गया कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो वर्क नहीं करती है। अगर 5 डेज़ में वो मैं इन्फेक्शन आपको को बता खत्म रही हूँ कर ये रही है, बड़ा मुझे तो वो इसका मतलब सरप्राइज है थी कि वो मैं। काम जो है वो जल्दी कर रही है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल जल्दी काम करती है, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, पेशेंट को देखकर देते हैं कि उनको क्या लेकिन मतलब डॉक्टर वो साहब है, सर का दर्द दूर नहीं करती। हो जाता है। अच्छा। आप ट्राई करेंगे अगर तो बिल्कुल हो जाएगा। हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी मेडिसिन्स हैं जो माइग्रेन को भी जो है, माइग्रेन भी अच्छा। जी इलाज हो चुका है उसका भी। माइग्रेन के भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो क्योर हो चुका है उनका, हाँ। और माइग्रेन उनको नहीं होता देखिए अब। पता है क्या होता है, सर दर्द की जो मेडिसिन है और जिनको माइग्रेन की आप बात कर रही हैं उनका हुँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो माइग्रेन की मेडिसिन लेने की वजह से आपको स्टमक में अल्सर होने के चांसेस बढ़ बढ़ जाते हैं। जाते हैं। क्योंकि आप जब भी मेडिसिन ले रहे हैं, ये मेडिसिन आपके पेट में जा रही है, पेट की लाइनिंग को, आपकी स्टमक लाइनिंग को भी बिल्कुल। डिस्ट्रॉय कर रही है, आपकी इंटेस्टिनल लाइनिंग को भी डिस्ट्रॉय कर रही है। तो बड़ी ही कॉमनली जो है उनको प्रॉब्लम होगा कि अल्सर भी होगा माइग्रेन के साथ, क्योंकि वो हुँ। फ्रीक्वेंट मेडिकेशंस ले रहे होते हैं। ये तो एलोपैथिक में हो रहा है ना कि उसमें साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करवाएंगे तो आपको बिल्कुल 0% साइड इफेक्ट्स मिलेंगे, अच्छा, आपको अल्सर मैं नहीं लेके होगा देखूंगी इसमें। फिर। बिल्कुल आप फिर मैं लेकर आपको रिव्यू देखें। दूंगी। आप मुझे रिव्यू दें। हाँ। और आप ये देखें कि मेंटल सिम्टम्स पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो आप उसमें जो ओवर थिंकिंग होती है पेशेंट की, स्ट्रेस है, बिल्कुल, एंजाइटी स्ट्रेस, है, एंग्जायटी। डिप्रेशन वाले बहुत पेशेंट आते हैं जो एक तो माइग्रेन हो रहा और हुँ। फिर उसके बाद बार-बार उसको सोचना कि मुझे मुझे ये हो हो रहा है, रहा मुझे अभी है। लाइट, अब मुझे शोर नहीं चाहिए। तो ये एक ऑटो मतलब जैसे आप कहें स्ट्रेस हो रहा है ये उस पेशेंट को, तो वो हम जो है वो मतलब काम करती है पेशेंट को। जब आप हुँ। सुकून से होते हैं, आपका माइंड पीस एनवायरनमेंट में होता है और इंटरनली जो है वो पीस दे रही है मेडिसिन, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको हील कर रही होती है बॉडी। अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा फ्लू के लिए, फ्लू या हाँ, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, यानी कि जैसे जिनको नज़ला जम जाता है जम जाके जाता है। साइनसेस के अंदर, तो वो लोग भी लेते हैं ट्रीटमेंट बिल्कुल। होम्योपैथिक की, और काफ़ी अरसे लेते हैं, 6-6 महीने, 1-1 साल तक ले रहे होते हैं। हुँ। उनमें बड़े पेशेंट्स होते हैं वैसे कि वो इतने अरसे दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर वो बाद में बताते हैं कि हमें जड़ से फ्लू खत्म हो गया। बिल्कुल, हो जाता है फ्लू खत्म। आप ये देखें कि सिर्फ 6 महीने और 1 साल लेने की बात नहीं है मेडिसिन, आपको अपने आप को ठीक भी तो करना है। इसके लिए तसल्ली होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि आप अगर मेडिसिन टाइम पर लेंगे तो हो जाएगा, और कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत हमारी सालों आवाम तो इस्तेमाल करनी पड़े एंटीबायोटिक मेडिसिन। 7 दिन 2-3 दिन खा के सही हो जाती है। लेकिन वो जो है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फिर वो शॉर्ट टर्म आपको नहीं, वो पता नहीं क्यों लोगों में दोबारा एक है कि हम अगर एंटीबायोटिक उनको 5 डेज की दे रहे हैं, 5 डेज का बिल्कुल मतलब ये यू हैव टू टेक 5 5 डेज। डेज अगर आप नहीं ले रहे तो मैं कहती हूँ ना ही लें, इससे ना लें, 3 दिन लेने का कोई फायदा नहीं, फायदा ना नहीं है। लें, क्योंकि अपनी एंटीबायोटिक का बॉडी से कोर्स आप आपको खेल रहे लाजमी हैं। करना है। तो हमारी आवाम में तो इतनी भी पेशेंट्स नहीं है कि 5 दिन एंटीबायोटिक ले ले प्रॉपर तरीके से। ऐसा वो ही तो है। 3 दिन में बुखार उतरता है और उसके बाद वो साइड जो पे फेंकते हैं और बस हो क्रॉनिक गया सही। पेशेंट्स होते हैं ना, जो बहुत उकता जाते हैं अपनी बीमारी से कि नहीं बार-बार मुझे हो रहा है, क्रॉनिक बार-बार होते ही मुझे हो तभी रहा है है, ना, मैं उसको ट्रीट ही नहीं कर ट्रीट पा रहे नहीं हैं करते, तो वो खराब प्रॉपर हो टाइम जाते हैं पे। ना, अपने आप को खराब कर ले रहे हैं हाँ। वो। तो फिर उसके बाद अगर आप ज़ाहिर है वो मेडिसिन प्रॉपर लेते हैं फिर, और जब वो लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारी मेडिसिन जो है वो जब वो ले रहे होते हैं तो पेशेंट आते हैं ऐसे भी कि वो कहते हैं कि नहीं हमने ये मंथ गैप कर दिया और अब जो है ना मतलब यहाँ चले गए थे, या मतलब हम नहीं नहीं खा ले पाए पाए, टाइम उसके पे। बाद हमें फील हुआ कि नहीं हमें लेना चाहिए तो हम दोबारा आए। हाँ। तो हम उसको कर देते हैं, क्योंकि बॉडी में
जो ऐसा नहीं है ना कि एंटीबायोटिक का असर खत्म हो गया, बॉडी से खत्म हो गई, वो किसी मेडिसिन भी दवाई का असर जो है 6 महीने तक आपकी बॉडी में रहता है। तो वो रहता है, असर रहता है, हम उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं और वो फिर पेशेंट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में मैंने सुना है कि लोग कराते हैं, इसका भी ट्रीटमेंट लोग कराते हैं, गॉल ब्लैडर का भी कराते हैं और किडनी स्टोन्स का तो कॉमनली कराते हैं। तो क्या ये निकल जाते हैं किडनी स्टोन्स और गॉल ब्लैडर स्टोन्स? अगर आप अर्ली डायग्नोस कर लें, अर्ली टाइम पर हमारे पास आ जाएं तो बिल्कुल, अगर सेंटीमीटर तो डायग्नोसिस आपकी वैसी अल्ट्रासाउंड और लैब टेस्ट की तरह ही होती है? उससे तो इनकार नहीं है ना, रिपोर्ट्स तो हम पढ़ते हैं रिपोर्ट्स भी देखते हैं, लेकिन जब पेशेंट आता है ना हमारे पास तो सिर्फ हम रिपोर्ट्स नहीं देखते, उसके रिपोर्ट्स के साथ साथ जो है वो हम उसकी जो कैफियत होती है, जज्बाती और जिस्मानी जो कैफियत होती है, हम तमाम चीजों को देखकर दवा देते हैं। तो वो आप ये देखें, इसलिए असर जो है वो बहुत देर पा तक होता है और परमानेंट होता है। तो इस तरह से जो किडनी के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, अगर उनका सेंटीमीटर से कम होता है साइज, तो हम उनको मेडिसिन देते हैं। और किडनी की पेशेंट्स को कभी भी जो है वो हम बिना अल्ट्रासाउंड के मेडिसिन नहीं देते। जब वो आते हैं हमारे पास और पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है वो यूरिन पास करते हुए जलन भी बहुत हो रही है और जो है वो ज़ाहिर है वो इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी मेडिसिन देते हैं। और स्टोन किस लिए देते हैं, देखकर साइज के वो कहीं फंस ना जाए, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए। हाँ, स्टोन जो है ना वो ब्रेक तो हो जाता है, लेकिन उसको पास आउट करना बॉडी से ये भी बहुत जरूरी है। स्टोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग भी ऐसी दवाइयां ले लेते हैं और मैं उनसे ये कहती हूँ कि बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना रिपोर्टिंग के कभी भी स्टोन निकालने की ना करें आप। मजाक नहीं है स्टोन निकालना। मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि उनको जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना तो उनको किडनी फेलियर तक लेके जा रहा होता है किडनी स्टोन। तो जो है वो किडनी के साथ बिल्कुल भी ऐसा मजाक ना करें, इवन गॉल ब्लैडर के साथ भी ना करें। गॉल ब्लैडर की जगह जगह रोडों पे लिखा होता है जो गॉल ब्लैडर का इलाज, जिगर का इलाज। मुझे समझ नहीं आता कि ये मतलब कैसे हो रहा है, नहीं ये हो कैसे रहा है, लोग जा क्यों रहे हैं? अपनी हेल्थ के साथ ना खेलें नहीं। सेहत बहुत बड़ी नेमत है और उसके साथ शऊर भी। अगर आप में शऊर नहीं है तो फिर आप किस तरह जो है वो अपने आप को लेकर चलते हैं। कि आप देखिए कि अगर जो बाशऊर लोग होते हैं उनकी हेल्थ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है और वो अपनी हेल्थ के साथ बहुत कंसर्न्ड होते हैं, तो इस तरह वो नहीं करते। और जहाँ तक किडनी की पेशेंट की बात है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं हमारे कि माशाल्लाह वो किडनी जो है वो, उनके स्टोन्स जो है वो ठीक हुए और वो बिल्कुल ठीक है और दोबारा हो भी नहीं रहे उनको। और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स? गॉल ब्लैडर में भी यही कि हम जो है ना वो उसका साइज अगर होगा तो वो कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हमारी लिमिटेशन होती है। गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है वो रिमूव ही होता है, सर्जरी होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं है आप एमबीबीएस के पास भी जाएंगे, हमारी भी दवाइयों की लिमिटेशन है। हाँ, जनरल सर्जन के पास जाएंगे आप, एमबीबीएस में भी जाएंगे तो वो भी आपको रेफर करते हैं। तो सर्जरी जो है और ये दूसरी फील्ड है, तो ऐसा नहीं है कि उस फील्ड से हमें इनकार नहीं है, बिल्कुल उनका काम है ये। और वो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपने करवानी है, क्योंकि डॉक्टर का काम जो है ना सिर्फ हमारे अब मेडिसिन बेचना नहीं है, पेशेंट को क्योर करना है। बिल्कुल, कि जब हमारे पेशेंट हेल्दी हो, जब हमारे पास आ रहे हैं तो हम उनको सही गाइड करें, उनको क्योर करें, कि उनका इलाज बिल्कुल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो हम बिल्कुल उनको रेफर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने नॉर्मली देखा है, आपने शुरू में ही बताया कि आपके पास जो मरीज आते हैं वो ज़्यादा पीसीओएस के लिए आते हैं या हार्मोनल इश्यूज के लिए आते हैं, तो उसको आप कैसे ट्रीट करती हैं? हार्मोन इम्बैलेंस की हमारे पास मेडिसिन हैं, जब क्योंकि बॉडी में अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिम्टम्स क्या लेके आते हैं पेशेंट? सिम्टम्स जब पीसीओएस के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि मेंसेस या तो हमें आ नहीं रहे बिल्कुल, या अगर आ रहे हैं तो वो स्कैंटी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत इरेगुलर हैं, ये पेशेंट की कंप्लेन होती है। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा टाइम, अगर बहुत थोड़े ज़्यादा दिनों पे आते हैं तो उनके जो है वो फेशियल हेयर्स पे मतलब जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो हो रही होती है, वेट जो है वो बढ़ रहा होता है। एक होता है हेल्दी वेट गेन, उसमें हेल्दी वेट गेन नहीं होता, बल्कि से हो रहे होते हैं आप थोड़े से, तो वो एक सिम्टम्स होता है कि आप ये पेशेंट को देखकर हमें पता चल रहा होता है। जो आपका एब्डोमिनल पार्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा हैवी होता है, या थाइज बहुत ज्यादा हैवी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पेयर शेप बॉडी, बिल्कुल, तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो मतलब सिम्टम्स लेकर पेशेंट आ रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो लोगों को समझ में आता है कि वो जो है वो मेंसेस का वो है मसला। और फिब्रॉइड में भी ये होता है कि पेनफुल जो है वो मेंसेस आ रहे हैं आपको, उसमें बहुत ज़्यादा, एक तो थोड़ा बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप लोग डायग्नोस खुद करते हैं या आपके पास रिफर होके पेशेंट आता है? जैसे कि कुछ पेशेंट हैं ऑब्वियसली वो गए, उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनको ये हुआ कि हम कुछ और भी ट्राई करें, क्योंकि ऐसा है ना, लोग ट्राई करते हैं ऐसे। तो आपके पास डायरेक्ट पेशेंट आ रहा होता है या ऐसे आता है कि वो किसी डॉक्टर के पास गया था, वहां प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुआ और उसके बाद वो रेफर होके आपके पास आया कि अब इसको ट्रीट किया जाए? कुछ रेफरेंस से भी आते हैं कि किसी के मतलब रेफरेंस से आए, कुछ पेशेंट के भी होते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो भी अपने रिश्तेदार हैं या कोई जानने वाला फ्रेंड्स हैं,
तो उनको बता रहे होते हैं कि नहीं आप जाओ और आप करवा लो, ये ठीक हो जाता है। तो इस तरह से भी आते हैं खुद ऑटोमेटिकली, मतलब वैसे भी आ रहे होते हैं देखकर भी, और कुछ लोगों को अवेयरनेस भी है कि ये जो है वो होम्योपैथिक से ठीक हो जाता है। तो मुख्तलिफ तरह से जो है वो पेशेंट आ रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाते हैं क्योर। आपने बताया ट्यूब ब्लॉक को भी आप खोल देते हैं, हाँ, ट्यूब ब्लॉक बेसिकली इसके लिए इनफर्टिलिटी में सर्जरी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल सर्जरी होती है अगर वो बहुत दूसरे तरीके के इलाज में होती है, लेकिन अगर हम जो है वो फर्टिलिटी भी देखते हैं, अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास और वो इनफर्टिलिटी का शिकार होता है, तो इनफर्टिलिटी को जब हम देखते हैं तो उसमें हम, मैंने आपको बताया कि हम रिपोर्ट्स देखते हैं, जो टेस्ट ज़रूरी होते हैं वो भी करवाते हैं, और फिर जो हमारी मेडिसिन है ना हम उसके मुताबिक उनको मेडिसिन देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट्स हैं जो मतलब हुआ है इलाज, फिब्रॉइड भी ख़त्म हुआ है, पीसीओसीज भी जो है वो रिवर्सिबल हो गई और वो ख़त्म हो गई बिल्कुल, और प्रॉपर मतलब सारी चीज़ें, जो हार्मोन्स का मसला था, जो रिपोर्ट्स ख़राब आ रही थी वो ठीक हो गई। और जब वो हाँ। ठीक हो जाती हैं, रिपोर्ट्स ठीक हो गई, तो इसका मतलब है यू आर हेल्दी, और आप फिर उसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ग्रोथ की बात की, तो हमारा जो थायराइड है वो भी एक्ट करता है ना ग्रोथ के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। तो थायराइड, जिनको लेडीज को बहुत कॉमनली प्रॉब्लम है थायराइड का, कि हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, वो उसके लिए मेडिसिन लेती हैं। अगर बिल्कुल हाइपर था तो अब उन्होंने दवाइयां लेनी शुरू करी, तो वो इतनी दवाइयां ले ली कि वो हाइपो में चला गया। बिल्कुल। ठीक है, अब पता ही नहीं चला। और या हाइपो था, उसको ट्रीट किया तो वो हाइपर में चला गया और पता नहीं चला। और दोनों के ही सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं और दोनों में ही जो है वो बॉडी आपकी नेगेटिव साइड पे जा रही होती है। तो आप मुझे बताइएगा, इसको आप ट्रीट करती हैं? बिल्कुल, इसको आप ना इसको डिफरेंस भी करना होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ या डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं तो टीएसएच करवा कर आ जाते हैं। हाँ। तो हम टी3 और टी4 भी लाजमी करवाते हैं, अच्छा। क्योंकि पता होना चाहिए ना कि क्या है, हाइपर है या हाइपो है। तो जी फिर जी उसको बिल्कुल। उस तरह से ही ट्रीट किया जाता है। अब जब फर्टिलिटी के लिए पेशेंट आते हैं तो उनके लिए भी हम ज़रूर ये करवाते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी पे भी आप इफेक्ट पता आता है है। कि अफेक्ट करता है। और अगर किसी को पीसीओसीज है तो उस पे भी उसकी मतलब होता है अफेक्ट। थायराइड जो है वो आपकी बॉडी, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है इसमें, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यही है कि आपने डायग्नोज कब किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेकर आ रहे हैं और बहुत साल हो गए हैं आपको, तो ज़ाहिर है उसको टाइम लगेगा। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फिर उसको अगर सर्जरी वाली चीज़ होती हैं तो वो सर्जरी की तरफ जाती हैं। सही। अब जो बताइएगा, जैसे आपने हार्ट की भी बात की थी, तो हार्ट अटैक होता है तो हम फौरन से दवाई दे देते हैं ताकि हम हार्ट अटैक को रोक सकें। कोई ऐसी मेडिसिन आपके पास है कि अगर हमें कोई एकदम से सिम्टम आया है, एकदम से बॉडी में कहीं पेन हुआ है, या एकदम कोई जर्क लगा है, या कुछ हुआ है, या साइकोलॉजिकल एकदम ट्रॉमा हुआ है, तो उस ट्रॉमा के अंदर हम उनको फौरन मेडिकेशन दें ताकि वो ट्रॉमा को भी कवर करे, मेंटल ट्रॉमा को भी, और अगर कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है उसको भी कवर करे? बिल्कुल है। आप ये देखें कि मैंने आपको बात की ना कि जो होम्योपैथिक है वो मेंटल सिम्टम से बहुत काम करती है। और अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेंटल सिम्टम पे काम। मेंटल सिम्टम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप देखें WHO भी अब रिपोर्ट आ रही है उनकी कि मेंटल सिम्टम्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी जो है वो बीमारी को क्योर करने के लिए। तो होम्योपैथिक ने तो जब वो इसकी मतलब दरियाफ्त हुई है, तब से ये बात जो है वो डॉक्टर हैनेमन ने कहा था, और उसके बाद जितने भी हमारे आए और मेडिसिन लेकर आ रहे हैं वो मेंटल सिम्टम्स पे काम किया हुआ है उन्होंने। मैं ये नहीं कह रही, आप ये देखिए हमारी बहुत पुरानी बुक, जब से होम्योपैथिक है, जब से बुक्स हैं, उन्होंने मेंटल सिम्टम्स पे फोकस किया हुआ है, उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, उसके सिम्टम्स तमाम मेडिसिन के लिखे हुए हैं कि ये सिम्टम है तो हम ये मेडिसिन देंगे, ये है तो ये देंगे। तो आप मेंटल सिम्टम में कौन कौन सी ऐसी मेंटल इश्यूज हैं, मेंटल बीमारियां हैं? जैसे बाइपोलर है, लोगों को शिजोफीनिया है, बड़ा कॉमनली है आजकल, और जो है वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऑटिज्म है, सही है, एडीएचडी की आपने बात करी वो है, ओसीडी है, तो इन पे काम करती है? बिल्कुल काम करती है, लेकिन बस ये है कि ये सबसे, मैं बताऊं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल ना लोगों को इतने ही प्रॉब्लम्स हैं, और एक तो प्रॉब्लम्स हैं तो जेन्युइनली, और दूसरी बात ये हमारे सोशल मीडिया ने इन प्रॉब्लम्स को इतना ओवर हाईलाइट कर दिया है कि जिनको नहीं भी है ना ये इश्यूज, वो भी अपने आप में ही डायग्नोस हो गए हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। वो खुद ही से उन्होंने डायग्नोसिस कर ली है। वो आपस में दूसरों को कह देते हैं कि वो बाइपोलर का पेशेंट है, उसको तो ओसीडी हो गई है, हालांकि ओसीडी की पिक्चर इज टोटली डिफरेंट। ओसीडी एक बहुत डिफरेंट बीमारी है, और लोग अपने आप को कहते हैं जो सफाई कर रहा है उसको ओसीडी है। हर सफाई करने वाले को ओसीडी हो जाती है। हर ऐसे इंसान को कि जो बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि कैसे डायग्नोस करते हैं कि आप कि किसको कौन सी बीमारी है? पेशेंट आता है ना तो उसकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वो बता रहा होता है ना, उससे नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिहेवियरल सिम्टम से भी पता चलती हैं। कि अगर आपके पास कोई आकर बैठेगा तो आप उसकी जो है वो, मैंने आपको बताया ना कि रिपोर्ट्स के साथ साथ हम उसकी जिस्मानी और जज्बाती कैफियत को भी देखते हैं। जब आप कंसल्टेशन करते हैं तो कंसल्टेशन करते हैं, और उससे आपको पता चल जाता है, एक्सपीरियंस है कि आपको पता चल जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है। फिर अगर कुछ टेस्ट की जरूरत होती है तो हम लिख कर देते हैं और वो फिर करवाते हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो इलाज होता है उनका, पेशेंट का।
ओसीडी का इलाज भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। वैसे भी कोविड के बाद ना ओसीडी इतनी कॉमन हो गई थी कॉमन हो लोगों गई के है अंदर, लोगों इतनी पे। कॉमन हो गई थी कि अच्छा, कभी-कभी कोई चीज़ ना होती नहीं है वो, अब हर किसी को ओसीडी नहीं है, लेकिन लोग मैं ये आपको समझ वही रहे बात हैं कि बता रही हूँ है। ना कि ओसीडी बहुत सारे मैंने मरीजों को देखा उनको नहीं है ओसीडी, और मैं उनको समझाती हूँ कि ओसीडी ऐसी बीमारी नहीं है जैसे आप हुँ, समझ रहे हैं कि कोई इंसान घर की सफाई बहुत कर रहा है हुँ, या बहुत अपनी हाइजीन की केयर कर रहा है तो उसका नाम रख देंगे इसको ओसीडी है। हुँ, ओसीडी ऐसी बीमारी है ही नहीं, ओसीडी के तो पता नहीं कितने सिम्टम्स हैं, और ऐसे ओसीडी थोड़ी डायग्नोस हो जाती है। नहीं, हमारी अम्मियों को तो सबसे ज्यादा ओसीडी हो देखा जाए तो बिल्कुल, एक बात है, हमारी अम्मियों को हाँ, सबसे ज्यादा ओसीडी हो। ऐसा ही हर है। पेशेंट ही हमारी पुराने जमाने की तो जितनी खवातीन है वो सब खवात ओसीडी की शिकार हो। कितना वो करती हैं, और आज हम हम में इतना वो केयर चीज़ें नहीं नहीं है करते, हम बिल्कुल, इतनी केयर नहीं करते, लेकिन जितनी हमारी उनमें है। अम्मियाँ कितनी केयर करती थी जी। सफाई की, सुथराई की। हाँ, हर बीमारी जो है वो ऐसी नहीं है कि कोई भी डायग्नोस कर दे, ज़ाहिर है उसके एक्सपर्ट से उसको डायग्नोस करेंगे। तो ये है लोगों में। और जहाँ पे आपने बात की थी ना कि फ़ौरन काम करती है हार्ट पे, जो आपने कहा, तो जैसे अगर बीपी हमारा 150 तक रहता है तो हम हुँ। उसे होम्योपैथिक मेडिसिन से कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर 150 से क्रॉस करता है तो फिर ज़ाहिर है हम उसको जो है वो आगे रेफ़र करते हैं। बाकी तो अगर अच्छा फ़ौरन अगर अचानक कोई चीज़ हो तो अचानक बीपी के लिए पे भी काम कर रहा मेडिसिन है है। तो जो पेशेंट है वो अपनी बीपी की दवाई साथ खाए या वो ना खाए? अगर वो बहुत अरसे से खाते हुए आ रहे हैं तो हम उनको फ़ौरन जो है वो बॉडी स्टॉप पे नहीं डिपेंडेंट करवाते है, हैं, क्योंकि बॉडी। डिपेंड करती है ना हुँ, बॉडी। आप देखें कि एलोपैथी की मेडिसिन जो है वो आप उसके एडिक्टेड होते हैं थोड़े, हुँ। ठीक है? अगर आप वो नहीं खाएँगे तो प्रॉब्लम होगी, तो हम फ़ौरन उसको बंद भी नहीं करते। लेकिन हमारी मेडिसिन साथ चल रही होती है, उसका कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए वो कोई वो नहीं, मतलब बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता है साथ में कि अगर आप उसके साथ ये लेंगे तो आपकी बॉडी में ये मसला हो जाएगा। नहीं, आपको जो है वो हील करी होती है आपकी बॉडी को। हुँ। और कोई अचानक से ऐसी कंडीशन हो जाए कि कोई सदमा हो गया, फ़ौरन कोई ऐसी खबर सुन ली, तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो फ़ौरन कवर करती हैं उस चीज़ को। अच्छा, आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स। इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मतलब कुछ देख लिया और आपको मतलब खौफ आ गया उस चीज़ का, तो आप फ़ौरन उसको हम करते हैं कवर और वो हो जाता है माशाल्लाह। शिज़ोफ्रेनिया वगैरह भी, ये सारी चीज़ें जो है वो ये देखना पड़ता है कि कितने टाइम पुरानी है, कब से हो रही है पेशेंट को, और उसकी जो है ना वो एज क्या हो गई है। हर डिज़ीज़ की एक एज होती है, तो उसके हुँ। एज के मुताबिक जो है वो उसका ट्रीटमेंट का टाइम होता है। ऑटिज़्म भी? ऑटिज़्म भी, बिल्कुल, ऑटिज़्म को भी ट्रीट करते हैं? ऐसे ही है, हो आते जाता है। हैं पेशेंट ऑटिज़्म पेशेंट के? आते हैं, बच्चे बहुत आते हैं। अब हमारे जो आजकल की जनरेशन है ना, उनको पता है कि अगर हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको करें, ठीक करें। और वो मानते भी हैं कि हाँ हो रही है, ये पेशेंट हमारा बच्चा जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो हम उसको फ़ौरन जो है वो नॉर्मल लाइफ़ की तरफ लेकर आएँ, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी ये बात है होना ये। चाहिए, हमारे अंदर भी होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा कुछ इस तरह बिहेव कर रहा है, तो हम उसको फ़ौरन जो है वो कंसल्ट करें और उसको ट्रीट मैं करें। आपको बता रही हूँ ना, से हम हमारे लिए फ़ायदा भी हुआ है कि हमारे पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मेरे सामने आते हैं मेरे मरीज़ों में जो ओवर अवेयर हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उनके बच्चों को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनको लगता है हर बीमारी उनके बच्चे के अंदर है। ऐसा ही है। तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं। तो जहाँ किसी चीज़ का हमारी नफ्सियात पे फ़ायदा होता है, वहाँ हमारी हुँ, नफ्सियात पे कुछ चीज़ों का नुकसान नुकसान भी भी होता है है। कि ओवर नॉलेज भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आखिर में बिल्कुल कॉन्क्लूड करना चाहूँगी कि आप बताइए कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है हमारे ऑडियंस को कि किन-किन चीज़ों में यूज़ करनी चाहिए है और किन-किन चीज़ों में यूज़ नहीं करनी चाहिए? कितने अरसे करनी चाहिए और कितने अरसे नहीं करनी चाहिए? कितने अरसे करनी चाहिए, ये तो देखिए डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी क्या है, कहाँ तक है। जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होती, आपने जब तक कंटिन्यू करना है, उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको मेडिसिन स्किप कर देंगे तो आपको वो बीमारी दोबारा हो जाएगी। आप उसको हुँ। पूरा ठीक करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको डॉक्टर कहता है ये क्योर है, तो आप जो है वो मेडिसिन छोड़ सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की अगर आप बात करें तो बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जब तक आपकी बीमारी चलती है, आप उसकी मेडिसिन ले सकते हैं, और उसको आप देखें बीपी की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन आप पूरी ज़िंदगी खा रहे होते हैं। जब तक है डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं, जब तक है आपने ये साथ लेकर चलनी है। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है बिल्कुल, कि जब तक आप ठीक हो जाएँ, जैसे ही आप वो मेडिसिन जो है वो छोड़ सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके यहाँ आने का, इतना टाइम देने का। आई एम श्योर कि हमने बहुत ज़्यादा इलैबोरेट किया है होम्योपैथिक मेडिसिन को। हमने कोशिश की है कि हम जहाँ-जहाँ तक, मेरे पास बहुत सारे एक्चुअली कुछ सवालात थे होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके, लोग जानना चाहते थे कि आखिर होम्योपैथिक मेडिसिन किन चीज़ों में यूज़ करनी चाहिए और किन में नहीं करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। तो मैंने बहुत हद तक कोशिश करी कि मैं डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवालों के जवाब दरियाफ़्त करूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।